राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। तो ये जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छे जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। जैसे आदिकाल से लेके और आधुनिक काल तक जितनी भी रचनाओं में पूछा जाता है किसमें कितने भाग हैं, कितने खंड हैं, कितने अध्याय हैं, कितने सर्ग हैं, तो याद तो हमें रहता है बट हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब ये एक जगह लिखा रहेगा तो हम इसे आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसे एक जगह छांट के और सोचा आप लोगों को दिया जाए ताकि आप लोग तैयार करें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमें जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है, रणनीति, प्लानिंग या जितना अच्छा कर सकते हैं वो सब करना होता है, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और आप सभी को आज हरितालिका तीज है तो उसकी शुभकामनाएँ, जो भी लोग व्रत होंगी, जो नहीं भी हैं। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि व्रत में तबीयत बिगड़ जाए। कम बोलने की कोशिश कीजिएगा, चुप ही रहिएगा, कम काम करने की कोशिश कीजिएगा। कम ताम झाम करेंगे तो भी व्रत हो ही जाएगा। भगवान गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि नहीं मेकअप नहीं करोगी तो हम तीज नहीं मनाने देंगे। नॉर्मल भी रहेंगी तो भगवान खुश ही रहेंगे। ठीक, तो ज़्यादा ताम झाम करेंगे उतना थकेंगे, फिर अगला दिन भी आपका बेकार जाएगा। आज का दिन तो बेकार जाएगा ही, कल का भी जाएगा। तो आज भी कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ हम जब तक ठीक फील करें, पढ़ें, कम से कम काम बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमारा जो एग्ज़ाम है, तैयारी हम कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को कभी नहीं भूलना है। जीवन में कुछ भी त्यौहार, कोई भी घटनाएं घटित हो, प्राथमिकता हमेशा अपनी तैयारी को देना है, बाकी सब चीज़ें सेकंड नंबर पे। तो जब प्राथमिकता जिसको देंगी वहाँ रिजल्ट बनता है। अब ये बहुत लोग तैयारी को ही सेकंड नंबर पे रख देंगे और बाकी चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, तो तैयारी भी उनको सेकंडे नंबर पे रखेगी। यदि आप नौकरी को प्राथमिकता नहीं देंगे तो नौकरी के पास आपके जैसे लाखों लोग पड़े हैं, तो नौकरी उनको ना चुनेगी जो उसे प्राथमिकता देगा। तो आप प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में। और त्यौहार अच्छे होते हैं, हर साल आते हैं, आएंगे, पर ये नौकरी हर साल नहीं आएगी। और मौका नहीं गंवाना है, समय नहीं गंवाना है, अपना ध्यान रखना है। एक दिन आप बीमार पड़े, 2 दिन बीमार पड़े, आप हज़ारों छात्रों से पीछे हो जाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए आपको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना है। जो काम नेसेसरी हो वही करना है एकदम। जिसके बिना काम हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि चलो फ़ोटो खींच के स्टेटस लगाने के लिए वो भी कर लें किसी तरह, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे, समय बचाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक, बाकी आप लोगों का त्यौहार अच्छे से जाए और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिर अपनी पढ़ाई करते रहें। तो हम देखेंगे आदिकाल की रचनाएं। तो आदिकाल में जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में किस रचना में कितने खंड हैं, कितने सर्ग हैं। याद रखिए, मैं वही रचना रखी हूँ जो फेमस है या जो पूछे जाने योग्य है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे आपको ध्यान देना है कि बिसलदेव रासो ये 4 खंडों में है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। एक में मिलन है, एक में विवाह है, एक में वियोग है, एक में पुनर्मिलन होता है। तो बिसलदेव रासो 4 खंडों में है, नरपति नाल की रचना है। याद रखेंगे, लिखेंगे, जैसा मैंने बताया था कि 1 पेज पे 2 पेज पे सारा लिख लेंगे। लिख के अपने रफ पे भी इसे लिखेंगे, दीवार पे भी लगाएंगे, डायरी पे भी लिखेंगे। 2 जगह लिखेंगे, एक तो दीवार पे अपने स्टडी टेबल के यहाँ लगाएंगे और एक डायरी पे। तो बिसलदेव रासो में 4 खंड हैं और पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग हैं। कितने? 69 समय या सर्ग। इसके बाद शालिभद्र सूरी का पंच पांडव चरितरास है। इसमें 15 सर्ग हैं, ध्यान देंगे। शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरितरास और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं।
विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। तो कीर्तिलता में कितने अध्याय या कितने पल्लव हैं? तो 4 हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, खंड काव्य है, 3 सर्ग आते हैं इसमें। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली का आद्य गद्य ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है और 8वां अध्याय अधूरा है। तो ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। तो वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल हैं। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है और पौमचर्यु में 5 कांड हैं, 90 संधियां हैं और 5 कांड हैं। तो पौमचर्यु में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। कितनी संधियां हैं? 90 संधियां हैं। कुमारपाल चरित, ये रचना हेमचंद की है और इसमें 20 सर्ग हैं। तो कुमारपाल चरित में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। तो आदिकाल की 8 रचनाओं में हमने देखा, फिर से मैं रिवीजन करती हूँ। बिसलदेव रासों में 4 खंड, पृथ्वीराज रासों में 69 समय या सर्ग हैं, पंच पांडव चरित रास में 15 सर्ग है, कीर्तिलता में 4 पल्लव है और संदेश रासक में 3 सर्ग है, वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल है, पौमचर्यु में 5 कांड है और कुमारपाल चरित में 20 सर्ग है। इसके बाद आगे आते हैं। आदिकाल की रचनाओं को हमने देखा जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं बीजक के? 3, साखी सबद्र मैनी। इसके बाद सुंदर दास का ज्ञान समुद्र है और सुंदर दास के ज्ञान समुद्र में 5 सर्ग हैं। पूछा नहीं जाएगा ये, बट जान लेंगे। पद्मावत तो भाई पूछा गया है, पूछा जाएगा। पद्मावत में 57 खंड हैं। बड़ा लोग पद्मावत पृथ्वीराज रासों में कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा हाल में, तो ये मत जानिएगा कि बड़ा आसान है। परीक्षा हाल में जब आसान लगे, परीक्षा हाल में जब सही हो जाए तब मानना है। तो पृथ्वीराज रासों में 69 समय या सर्ग हैं और पद्मावत में 57 खंड हैं। इसके बाद गीतावली है। तुलसीदास की 7 कांड हैं गीतावली में। कवितावली है तुलसीदास की, इसमें भी 7 कांड हैं। बरवे रामायण है तुलसीदास का, इसमें भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस है, इसमें भी 7 कांड हैं। तो तुलसीदास की 4 रचनाएं कांडों में विभाजित हैं। एक गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस। इसके बाद सूरदास का सूर सागर है जो कि 12 स्कंधों में है। रास पंचाध्यायी है नंददास का, जिसमें 5 अध्याय है, नामे है पंचाध्यायी। और महावाणी है निम्बाक संप्रदाय की रचना हरिव्यास देव की, जिसमें 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं महावाणी में? 5 अध्याय। तो ध्यान देंगे आप। भक्ति काल की 10 रचनाओं के हमने देखा, कितने खंड कितने सर्ग हैं। 4 तो तुलसीदास की हो गई, चारों को याद रखेंगे। तुलसीदास की 4 रचनाओं कांडों में विभाजित हैं। फिर से एक बार आइए देखते हैं सारा भक्ति काल का। बीजक 3 भाग में, ज्ञान समुद्र 5 सर्ग में, पद्मावत 57 खंड है, गीतावली 7 खंड है, 7 कांड है, कवितावली 7 कांड, बरवे रामायण रामचरितमानस 7 कांड। सूर सागर में 12 स्कंध है, रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय है और महावाणी जो हरि राम व्यास की रचना है, इसमें भी 5 अध्याय है। तो हमने आदिकाल भक्ति काल की रचनाओं को देखा। अब देखेंगे रीति काल की रचनाओं में कितने सर्ग, कितने अध्याय और कांड हैं। ठीक, तो स्पष्ट आप लोगों को एकदम दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है और टाइप नहीं, हर चीज़ अब टाइप भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइप करना होता है मुझे एक दिन में। डेली का मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट, संडे का टेस्ट, काव्य शास्त्र के प्रश्न,
तो अब इसको भी मैं टाइप करती तो मुझे पता है जिस चीज़ को आप टाइप करके यूट्यूब पे कराइए ज़्यादा लोग देखते हैं, और ऐसे कराइए तो कम लोग थोड़ा देखते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जो पढ़ने वाले होंगे वो तो देखेंगे ही, जो हमसे जुड़े हैं वो भी देखेंगे, या जो नहीं जुड़े हैं उनको भी यदि महत्व पता होगा तो देखेंगे ही कि टाइप से और लिखने से, हैंड राइटिंग से क्या अंतर होता है। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा उसमें आकर्षक हो जाता है। तो आजकल जानते ही हैं लोग आकर्षित की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो टाइप लेकिन बहुत ऊब जाती हूँ, उतना चीज़ें टाइप करनी होती है। तो मैंने कहा नहीं, बिना टाइप का ही इसको करा दिया जाए, और स्पष्ट रूप से लिखी हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। बोल भी रही हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं। तो रीतिकाल की रचनाओं में सर्ग, अध्याय, कांड कितने हैं? तो आप लोग शेयर करिएगा सभी के यहाँ, ताकि सब लोगों के यहाँ ये वीडियो पहुँचे। तो केशव दास की रसिक प्रिया है, और रसिक प्रिया में कितने अध्याय हैं? तो रसिक प्रिया में आपके 16 अध्याय हैं, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। तो याद रखेंगे, केशव दास की रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। कवि प्रिया केशव दास की है, इसमें भी 16 प्रभाव हैं। कवि प्रिया केशव दास की है, और इसमें कितने अध्याय या प्रभाव हैं? 16। तो कवि प्रिया में 16 प्रकाश, रसिक प्रिया में 16 प्रकाश, कवि प्रिया में 16 प्रभाव है। इसके बाद रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका किसकी? केशव दास की। तो केशव दास की रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं। तो ध्यान देंगे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीर सिंह देवचरित है, ये भी केशव दास का है, जिसमें 14 सर्ग हैं, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसके बाद है केशव दास की विज्ञान गीता, जिसमें 21 सर्ग हैं, जिन्हें प्रभाव कहा गया है। भाषा भूषण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जसवंत सिंह का, इसमें 212 दोहे हैं और 5 अध्याय है, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। तो भाषा भूषण 5 प्रकाशों में विभक्त है। कितने प्रकाशों में? 5 प्रकाशों में। सेनापति का कवित्त रत्नाकर है, जो 5 अध्याय में है, जिन्हें तरंग कहा गया है। तो मैं तो ये कई बार आपसे पूछी भी हूँ, कवित्त रत्नाकर में कितने तरंग हैं? तो 5 तरंग हैं। फिर पद्मावत का जगत विनोद है, जिन्हें 6 अध्याय हैं, प्रकरण कहा गया है। तो पद्माकर के जगत विनोद में 6 प्रकरण हैं। और रसिक गोविंदानंद घन है, इसमें 4 सर्ग हैं, जिन्हें प्रबंध कहा गया है। तो ये नहीं पूछेगा, पर ध्यान दे लेंगे, रसिक गोविंदानंद घन में 4 प्रबंध हैं। सुजान चरित ये पूछेगा, सूदन की रचना है, 7 जंगों में विभक्त है ये। सुजान चरित सूदन की रचना कितने जंगों में विभक्त है? 7 जंगों में। तो हमने 10 रीतिकाल से भी देखा, कौन कौन? रसिक प्रिया 16 अध्याय, कवि प्रिया 16 प्रभाव, रामचंद्रिका 39 प्रकाश, वीर सिंह देवचरित 14 प्रकाश, विज्ञान गीता 21 प्रभाव, भाषा भूषण 5 अध्यायों में है, कवित्त रत्नाकर 5 तरंगों में है, जगत विनोद में 6 अध्याय हैं, जिन्हें प्रकरण कहा गया है। तो जगत विनोद में 6 प्रकरण हैं, ध्यान देंगे, ये फेमस ग्रंथ है पद्माकर का। और सुजान चरित सूदन का 7 जंगों में विभक्त है। इसके बाद अब है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से तो और प्रश्न बनते हैं। तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग की रचनाओं में सर्ग खंड आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और वहाँ से नहीं पूछा जाता है। द्विवेदी युग की रचनाओं में से जो फेमस हैं, उनके वो सर्गों में विभाजित हैं। भारतेंदु युग में कहाँ ज़्यादा प्रबंध खंड लिखा ही गया है? मुक्तक ही लिखे गए हैं, बड़े कम प्रबंध लिखे गए हैं, गिने चुने। तो कहाँ उसमें सर्ग खंड मिलेगा? द्विवेदी युग में लिखे गए हैं तो यहाँ मिलता है। द्विवेदी युग में गुप्त जी का साकेत है, और साकेत में 12 सर्ग हैं। गुप्त जी के साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। इसके बाद जय भारत है, मैथिली शरण गुप्त जी का,
और जय भारत में 47 सर्ग हैं। जय भारत गुप्त जी का है, कितने सर्ग हैं? 47 सर्ग हैं। और साकेत में 12 हैं। इसके बाद हरिऔध का प्रिय प्रवास है। हरिऔध के प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। याद रखिएगा, हरिऔध के प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17। वैदेही वनवास हरिऔध का है, इसमें भी 18 सर्ग हैं। और पारिजात भी हरिऔध का है, इसमें 15 सर्ग हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी, जिनमें 8 भाग हैं। नल नरेश 19 सर्ग है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो आपको यही ध्यान देना है। साकेत में 12, जय भारत में 47 सर्ग, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग, वैदेही वनवास में 18 सर्ग, पारिजात में 15, कविता कौमुदी में 8। कविता कौमुदी 8 भागों में विभाजित है। इसके बाद अब आता है छायावाद युग, बहुत इम्पोर्टेंट। छायावाद युग की रचनाओं में देखेंगे तो पंत जी का जो लोकायतन है ये 2 खंडों में है, अंतःचैतन्य बाह्य चैतन्य। और लोकायतन में 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग। और कितने खंडों में है? 2 खंडों में। तो पंत जी का जो लोकायतन है ये 2 खंडों में है और इसमें 7 सर्ग हैं। इसके बाद प्रसाद जी की कामायनी है जिसमें 15 सर्ग हैं। प्रसाद की कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। और दिनकर का कुरुक्षेत्र है। दिनकर के कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं दिनकर के कुरुक्षेत्र में? 7। दिनकर का उर्वशी है जिसमें 5 अंक हैं। प्रबंध काव्य है उर्वशी, इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और रश्मि रथी दिनकर का, इसमें 7 सर्ग हैं। तो दिनकर का चाहे कुरुक्षेत्र है चाहे रश्मि रथी है, दोनों में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। कुरुक्षेत्र में भी 7 सर्ग हैं और उर्वशी रश्मि रथी में भी 7 सर्ग हैं। इसके बाद लोकायतन में 2 खंड 7 सर्ग याद रखेंगे, कामायनी में 15 सर्ग याद रखेंगे। लोकायतन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कामायनी 15 सर्ग, कुरुक्षेत्र 7 सर्ग। ठीक। इसके बाद हल्दी घाटी है श्याम नारायण पांडे का, इसमें 17 सर्ग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और किसने लिखा है हल्दी घाटी? श्याम नारायण पांडे ने। तो हमने देखा हल्दी घाटी में 7 सर्ग बहुत इम्पॉर्टेंट है, रश्मि रथी में 7 सर्ग, लोकायतन में 7 सर्ग, कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग, उर्वशी में 5 अंक, कामायनी में 15 सर्ग। और लोकायतन में जब खंड पूछेगा तब 2 खंड बताएंगे। क्लियर है? आगे आइए। इसके बाद है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की रचनाओं में कितने भाग हैं ये देखेंगे। तो प्रगतिवाद की रचनाएं जो हैं, अजय खंडहर है, किसका है? रांगे राघव का। तो अजय खंडहर के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसके बाद मिट्टी की बारात है शिवमंगल सिंह सुमन का, इसमें कितने खंड हैं? तो 5 खंड हैं। तो ध्यान देंगे। अजय खंडहर 3 भागों में और मिट्टी की बारात 5 खंड में है। इसके बाद अब आती है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की रचनाओं के हम भाग और खंड देखेंगे कि इसमें कितने भाग हैं और कितने खंड हैं। तो इत्यलम है अज्ञे जी का और इत्यलम में 4 खंड हैं।
चिंता है अज्ञेय का, चिंता में 2 खंड हैं। आंगन के पार द्वार है, आंगन के पार द्वार में 3 खंड है। और बाग है, बाग में 21 खंड है। केदारनाथ सिंह की ये कविता है बाग। तो आपको ज़्यादा ध्यान इत्यलम चिंता आंगन के पार द्वार में देना है। इत्यलम 4 खंड, चिंता 2, विश्वप्रिया इकाई, नित्यलम का हिया हारिल बंदे स्वप्न मिट्टी की यह वंचना के दुर्ग, इत्यलम के 4 खंड हैं। तो इत्यलम के 4 खंड ध्यान देंगे, चिंता के 2 खंड ध्यान देंगे, आंगन के पार द्वार के 3 खंड याद रखेंगे। इसके बाद अब है द्विवेदी युग में कुछ रचनाएं बच गई थी और जिनके भाग और खंड हमें देखना है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ा उसे। जैसे भारत भारती है गुप्त जी का, और भारत भारती में 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। भूत है, वर्तमान है और भविष्य है। तो भारत भारती कितने खंडों में? 3 खंडों में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। इसमें 2 भाग और 6 अध्याय हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण का वसंत वियोग कितने हैं? 2 भाग और 6 अध्याय। मनोविनोद है, ये श्रीधर पाठक का 3 भागों में है। पाठक जी का मनोविनोद कितने भागों में है? 3 भागों में। इसके बाद हरिश्चंद्र है रत्नाकर का, और हरिश्चंद्र में 7 सर्ग हैं, 4 सर्ग हैं, याद रखिएगा। हरिश्चंद्र रत्नाकर का काव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? 4 सर्ग हैं। इसके बाद गंगावतरण है। गंगावतरण रत्नाकर का है और इसमें 13 सर्ग हैं। आर्यावृत्त है मोहनलाल महतो वियोगी का, इसमें भी 13 सर्ग हैं। ये पूछा नहीं जाएगा पर। इसके बाद नूरजहां प्रबंध काव्य है, इसमें 6 सर्ग हैं। और विक्रमादित्य है, इसमें 14 सर्ग हैं। ये नहीं पूछेगा। लेकिन द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है, इसमें 9 सर्ग है, ये पूछेगा। तो ध्यान देंगे, द्वारका प्रसाद मिश्र का क्या है? कृष्णायन है और इसमें कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं। तो याद रखिएगा, द्वारका प्रसाद मिश्र के कृष्णायन में कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं। नूरजहां गुरुभक्त सिंह का प्रबंध काव्य है, इसमें 6 सर्ग हैं। गंगावतरण रत्नाकर का काव्य है, 13 सर्ग हैं, याद रखना है। मनोविनोद श्रीधर पाठक का 3 भागों में है। रत्नाकर का काव्य हरिश्चंद्र 4 सर्गों में है। और बसंत वियोग 2 भाग 6 अध्याय में है। और भारत भारती गुप्त जी की रचना ये 3 खंडों में है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने देखा आज की क्लास में। इसे आप सभी नोट करेंगे और तैयार करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत अच्छी होगी और इसे आप सभी लिख के तैयार भी करेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली क्लास में और बताएंगे कमेंट करके वीडियो कैसा लगा और आपने लिख के अपने स्टडी टेबल पे लगा लिया कि नहीं लगा लिया। और याद भी कर लीजिएगा, लिखिएगा, उसे 2-3 बार पढ़िएगा, फिर दीवार पे लगा लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें। ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे अच्छी मिलती रहेंगी। और मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।